ये एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं हम। इस तरह से दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 21 है एनसीईआरटी का, आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये दो टर्मिनल्स हैं और इन दो टर्मिनल्स में जो है इन दो टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और ये सर्किट कुछ इस तरह से बना हुआ है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जैसे ये 1 ओम का दिया हुआ है, इधर भी 1 ओम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इधर आगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ एक 1 ओम का और रजिस्टर लगा हुआ है। उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से 1 ओम है, इधर आगे बढ़ेंगे फिर से 1 ओम है, फिर इधर ये 1 ओम आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे फिर से 1 ओम है। इस तरह से ये एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, और ये ऐसा चलते जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है ये। ठीक है, ये ऐसा चलते जा रहा है, एंड सो ऑन है ये। ठीक है ना, ये कहीं रुक नहीं रहा है, ये एंड सो ऑन है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आपको क्या करना है, आपको निकालना है रिजल्टेंट वोल्टेज। इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो आपको फाइंड करना है। यू हैव टू डिटरमिन द रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ दिस। ओके, you have to determine the resultant voltage of this, point number 1, and point number 2 you have to determine the current. okay, how much current is there. एक और चीज़ दी हुई है, ये जो है इनके बीच में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और 0.5 ओम का क्या है यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। कितना है, 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछे हैं कि भाई इतना अगर दिया हुआ है तो आप बताइए कि करंट कितना फ्लो होगा, प्रोवाइडेड कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वह कितना दिया हुआ है, प्रोवाइडेड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको ज़रा समझते हैं, करते हैं। अब ये सर्किट जो है इसमें देखिए इन्फिनिट तक गया हुआ। कितने टर्म्स हैं, तो बोले भाई इन्फिनिट टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, इन्फिनिट टर्म्स आर देयर। ठीक है, इन्फिनिट टर्म्स मौजूद हैं वहाँ। अब एक बात तो क्लियर है, इन्फिनिट टर्म्स अगर मौजूद हैं तो भाई आप अगर एक आध टर्म हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क ना पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको इस तरह से रिजॉल्व करते हैं। अभी इसको तो भूल जाइए, हम इसको ऐसा रिजॉल्व करते हैं कि मान लेते हैं कि इन्फिनिट टर्म्स का रिजल्टेंट जो है वो कैपिटल आर है। कितना है, मान लेते हैं कि कैपिटल आर। ठीक है, इन्फिनिट टर्म्स का रिजल्टेंट कैपिटल आर है। अच्छा, एक बात बताओ, रिजल्टेंट कैपिटल आर है और ये एक देखिए ये पूरा जो बन रहा है ये ऐसी स्टेप से बन रहा है, ये जो मैंने बनाई है इसकी जैसी स्टेप से बन रहा है, ऐसे आगे 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 जाते जा रहा है। ऐसे ही तो हो रहा है, सही है कि नहीं। 1 ओम का ये ऐसा सेटअप और ऐसे आगे इसके जुड़ते जा रहे हैं, इसके आगे जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसे जुड़ते जा रहे हैं बच्चों, तो आपको केवल और केवल ये करना है कि आपने बोल दिया कि भाई इसके आगे इन्फिनिट है तो उसका रिजल्टेंट क्या आ गया, आर आ गया। तो देखो इसके पैरेलल में वो आर जुड़ जाएगा, सही है कि नहीं, इस तरह से जुड़ जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस मौजूद हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं, तो अगर आप उसमें एक ऐड कर भी दोगे तो क्या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा, है ना, लगभग सेम ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं कि ये जो है इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं और इसका इक्विवेलेंट जो है हम मान लेते हैं कि वो कितना है, कैपिटल आर है। इसका इक्विवेलेंट कितना है, कैपिटल आर है, ऐसा हम मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हम इसको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे उसको, तो कर लेते हैं। चलिए इतना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं हम। ठीक है, राइट, ओके ओके फाइन, आगे बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से आप, इसके बाद अब अगर मैं क्या करूं, मैं ये वाला तो ये हटा दूं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, इसको तो हटा ही देता हूं अब मैं, और मैं इसका रिजल्टेंट निकाल लेता हूं और उसको इक्विवेलेंट आर कर देता हूं। तो देखिए आर और 1 क्या है, पैरेलल में,
तो अगर मैं R और 1 को पैरेलल में करता हूँ तो ये होगा 1/R प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हाँ जस्ट अ मिनट, आगे बात करते हैं। अब अगर हम 1/R प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1 इसका इक्विवेलेंट आएगा, है ना। अब ये R इक्विवेलेंट किन दोनों का है, इन दोनों का है, हाँ ये इसका और इसका है। तो निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू R, एलसीएम ले लेंगे, या R प्लस 1 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R/R प्लस 1, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, R/R प्लस 1। तो अब सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 1 ओम हो गया, उसके बाद में R/R प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया 1 ओम, क्लियर है। अब ये जो है इसमें आप देखिए कि यहाँ पर पहली बात, राइट, पहली बात ये है कि यहाँ पर जो है 1 ओम है, R/R प्लस 1 है और 1 ओम है, क्लियर है। ऐसे ये 3 मौजूद हैं, ठीक, ऐसे ये 3 मौजूद हैं और ये सीरीज़ में है। और इनका रिजल्टेंट में क्या बोल रहा हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ कि भैया वो R के इक्वल है, यही बोले थे ना हम कि वो R के इक्वल है, तो हम उसको R के इक्वल कर देते हैं। अब अगर इक्वल कर देंगे तो देखिए क्या होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसको फिर R के इक्वल कर देंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब R के इक्वल कर देते हैं हम, देखिए है ना, ये देखिए अब इसको R के इक्वल कर दिया हमने, कर दें इक्वल तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ज़रा, अगर हम R के इक्वल कर देते हैं तो 1 R/R प्लस 1 और 1, तो ये R के इक्वल हो गया। तो R इज़ इक्वल टू 1 प्लस R/R प्लस 1 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, देखो R प्लस 1 आप LCM ले लीजिए, ये हो जाएगा R प्लस 1 प्लस R प्लस R प्लस 1, और इस R प्लस 1 ये इक्वल्स टू R है। अब इस R प्लस 1 का आपको क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। ये हो जाएगा R² प्लस R इज इक्वल्स टू R प्लस R, सही कर रहे हैं ना अपन, क्यों, R प्लस R, तो ये हो जाएगा R3R प्लस 2, इसको लिख देंगे R², 3R को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -3R प्लस R -2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा R² माइनस 2R माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब आगे आप देखिए, आगे आप करेंगे क्या, इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -b तो ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस √b² यानी 4 -4ac, 4 a है 1 है और c -2 है, तो ये हो जाएगा 4 2 8, सही है ना, 4 2 8, सही कर रहे हैं अपन, -2 है तो 4 2 8 प्लस हो जाएगा, है ना, और अपॉन में 2 है, 2 1 2, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √12 कितना होता है, 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप एक काम करें, आप एक बार पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव तो देखिए, नेगेटिव ही हो जाएगा, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव ही हो जाएगा, तो उसको वो तो इररेलीवेंट ही हो गया, क्यों, नेगेटिव तो नेगेटिव ही हो जाएगा ना, 2 माइनस अ क्वांटिटी विच इज़ ग्रेटर देन 2 तो नेगेटिव ही हो जाएगा, तो आपको तो पॉजिटिव वाला लेना है। तो R की वैल्यू जो है हो जाएगी 2 प्लस 2√3/2, पॉजिटिव लीजिए, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस √3 इज़ द आंसर ऑफ दिस, R इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3, ठीक है। सो दिस इज वॉट इज द रेजिस्टेंस, इट इज़ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ओके, ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये तो रिजल्टेंट आया 1 प्लस √3, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ नहीं स्टॉप होना है। अच्छा, आपको क्या करना है, देखिए √3 होता है 1.732, √3 होता है 1.732, और उसमें एक ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट R कितना जाएगा, 2.73 ओम, 2.73 ओम। आगे क्या करेंगे अब हम, आगे आपको दिया है कि इसका जो वो है क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है और 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आप एक काम करिए, है ना, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे करते हैं फिर अपन। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको केवल और केवल, इसके आगे आपको केवल और केवल
टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 + √3, तो ये हो जाएगा 2.73 + 0.5, ये हो जाएगा कितना 73 और 7 और 5 12, सो 112 के करीब आ जाएगा, है ना ऐसा, ठीक है। और इनफैक्ट 7 5 12 2 3.13 हो जाएगा, है ना 13, और ये रिजल्टेंट टोटल आ गया। अब ये टोटल रेजिस्टेंस, ये इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया हमने, ठीक है, इसमें क्या कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया बच्चों। बस अब आपको करंट निकालना है, तो करंट आ जाएगा V/R, R मतलब R टोटल, V कितना था 12 और RT कितना है 3.13, सॉल्व कर लो, इतना एम्पियर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इतने एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ये एक्चुअली 13 नहीं होगा, 23 होगा, है ना, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा उसको और सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 24 NCERT। देखो ये 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, यहाँ AB ये पोटेंशियोमीटर वायर है, 1.5 वोल्ट का एक सेल और लगा है, और एक 9.5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है। जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं यूज़ करते तो ये ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट में इसका जो बैलेंसिंग लेंथ L1 है वो इतनी दी हुई है, और क्लोज सर्किट मतलब जब आप इसको इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उस समय जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी दी हुई है बच्चों, 64.8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। आपसे पूछा है कि बताइए कि ये क्या चल रहा है, ये कैसे होगा। इससे आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है सेल का, व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये तो एक्सटर्नल है कैपिटल R। आपसे पूछा है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि देखो क्लोज्ड और ओपन सर्किट दोनों की बात हो गई है यहाँ। अब याद करो, अगर आप याद करोगे तो आपको मिलेगा एक फॉर्मूला। देखो ये स्पेशलिटी है थियोरी की बच्चों, अगर थियोरी आती है तो फिर वो आती है और नहीं तो नहीं आती है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला था थियोरी में, स्मॉल r = E/V - 1 × कैपिटल R, ये फॉर्मूला था EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। और इससे यहाँ कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। E के करस्पॉन्डिंग आएगा KL1 और V के करस्पॉन्डिंग आएगा KL2, और ये -1 हो जाएगा इंटू कैपिटल R, ठीक है। अब बात आती है K से K तो चला गया भैया, L1 L2 जो है बच्चों, L1 L2 जो है वह ये दिया हुआ है, L1 है इतना और L2 है इतना। अच्छा एक बात याद रखिए, बैलेंस पॉइंट जो है उसकी लेंथ कम होगी जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करोगे। क्यों? कारण ये होगा क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने पर यहाँ रेजिस्टेंस आएगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से कम होती है। सब रिलेटेड है, सब रिलेटेड है। और यहाँ आप देखिए फॉर्मूला आपको यहीं से मिल गया, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैपिटल R L1/L2 - 1। अब आपको केवल इतना करना है कि इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए और इन्हें सॉल्व कर लीजिए, इतना भर कर दीजिए, काम हो गया आपका, ठीक है। ये वैल्यूज़ L1 L2 की रख दीजिए, मैं वो आगे नहीं कर रहा हूँ सॉल्व, इतना रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। बस ये आपकी स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल R की वैल्यू आपको गिवन है 9.5 ओम, बस उसको रख दीजिएगा। सो दैट दिस मच ओनली। आई होप कि आ रहा होगा आपको। प्रश्न में ये एक वायर दिया है AB, उसके अक्रॉस आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है यहाँ, है ना। और जो सेल है उसका EMF जो है वह भी गिवन है, मान लेते हैं वो कैपिटल E है, यहाँ स्मॉल e है तो इधर कैपिटल E मान लेते हैं। और ये रजिस्टर्स इस तरह से लगे हुए हैं और इनके आगे यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और इस EMF को मेजर करने के लिए भी गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि भाई ये अननोन रेजिस्टेंस X की वैल्यू निकालिए। जब आपने R इंट्रोड्यूस किया था तो L1 जो है 58.3 सेंटीमीटर था, जब आपने X इंट्रोड्यूस किया तो ये 68.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि भैया बताइए कि ये X की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात तो क्लियर है भाई, जब आपने R इंट्रोड्यूस किया मान लीजिए ये, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था वही ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा, यही होगा ना। पोटेंशियल ड्रॉप्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सही बात है। पोटेंशियल ड्रॉप्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, सही है कि नहीं। तो अपन मान लेते हैं कि जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक बात तो क्लियर है,
कि पोटेंशियोमीटर वायर से तो आए करंट फ्लो होगा, है ना, ये फिक्स्ड है कि पोटेंशियोमीटर वायर से आए करंट फ्लो होगा। अब आप जिस पॉइंट को टच करोगे उस पॉइंट तक का पोटेंशियल वो इंट्रोड्यूस कर देगा। ऐसे ही हो रहा ना, देखो समझना बात को कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि आपने जैसे मान लीजिए यहाँ टच कर दिया, तो जो मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस था मान लीजिए 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस भी हो जाएगा। और अगर ये बैलेंस, इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही है, यही कहने का मतलब है, ठीक है, यही कहने का मतलब। तो मान लेते हैं कि पहले जो है जब आपने R इंट्रोड्यूस किया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया मान लेते हैं वो E1 है, ठीक है, और E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट जो है वो I होगा। करंट तो I फ्लो हो रहा है पोटेंशियोमीटर से, ठीक है ना, जो वायर है उससे I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। और अब इंट्रोड्यूस जो रेजिस्टेंस किया है, देखिए पहले आपने इंट्रोड्यूस किया है रेजिस्टेंस R, सही है ना। तो आप देखिए कि E1 इक्वल्स टू जो है ना, E1, अच्छा एक और बात, जब आप इसको कर रहे हैं और बैलेंस्ड है तो एक बात तो क्लियर है भैया कि ये जो क्या कहते हैं ये E1 आएगा वो इस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग ही रहेगा। मतलब आपने R इंट्रोड्यूस किया तो E1 आया, और वो कितना होगा, तो E1 इक्वल्स हो जाएगा IR, है ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस, सीधी सी बात है, ठीक। आप तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ये केस ऐसा भी हो गया कि ये रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ और फिर ये रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ, इसको इतना सिंपल से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, सही है। तो E1 जो है वो IR के इक्वल हो गया, और E2 को अगर हम निकालें हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, IX के इक्वल हो जाएगा, है ना। E2 किसके इक्वल हो जाएगा, IX के इक्वल हो जाएगा। ये E1 और E2 हैं क्या, ये E1 और E2 बेसिकली ये इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप्स आए हैं वो है ना, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप्स आए हैं वो हैं, ठीक है। अब बात आती है अब एक बात तो क्लियर है कि जो करंट है ये दोनों तो इक्वल हैं, तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो E1 बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, R बाय एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। E1 बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, R बाय एक्स के इक्वल हो जाएगा। और आपको ये बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है, इट इज़ गिवन टू यू। तो आपको पता है E1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, KL1, और E2 होता है KL2, और ये R बाय एक्स के इक्वल है। K से K कैंसिल कर दो, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, और x क्या आ जाएगा, R इंटू L2 बाय L1। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।